अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की जिंदगी पर बीता एक सच्चा और होलनाक वाकया। ये उन दिनों का जिक्र है जब हम एक कमरे के किराए के मकान की तलाश में थे, लेकिन कराची जैसे शहर में ये काम बहुत मुश्किल था। मैं और मेरा शोहर उनके दोस्त के तवसत से एक मकान देखने के लिए गए। वहां मालिक मकान पहले से ही मौजूद था। मैंने देखा घर बाहर से काफी खस्ता हाल लग रहा था। दरवाजे का रंग बिल्कुल उड़ चुका था। बाहर की दीवार की आधी आधी ईंटें झड़ चुकी थीं। घर की खस्ता हाली देखकर मुझे खासी मायूसी हुई। मालिक मकान जंग आलू ताला खोलकर दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। गैलरी में खड़े होकर उसने हमें अंदर आने का कहा। घर क्या था, एक खोली थी जो सिर्फ एक छोटे से सेलन ज़दा कमरे पर मुश्तमिल थी। कमरे में ही एक तरफ किचन था। किचन भी क्या था, छोटा सा एक स्लेब लगाकर एक कोने को किचन की सूरत दे दी गई थी, जबकि बाथरूम बाहर गैलरी में बना हुआ था, वो भी बाबा आदम के दौर का। अजीब वहशत ज़दा घर था, घुटन ही घुटन, जहां एक पल भी ठहरने को दिल न चाह रहा था। मुझे तो वहशत होने लगी। मैं फौरन मकान से बाहर निकल आई। मालिक मकान ने मेरे शोहर आदिल को अपना फोन नंबर दिया और कहा, जो भी जवाब हो शाम तक सोचकर बता दें, वरना मकान किसी और को दे दिया जाएगा। आदिल ने चुपचाप उनसे नंबर लिया और मुझे बाइक पर बिठाकर वापस चले। उफ तौबा, कैसा वहशतनाक और घुटनज़दा मकान है। मैं तो यहाँ नहीं रह सकती आदिल। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया मकान? पसंद? इसमें पसंद आने वाला क्या है? छोटा सा स्टोर नुमा कमरा है, शुरू होते ही खत्म। तो हमें एक ही कमरे की मकान की जरूरत थी ना। वैसे भी हम दोनों अकेले ही तो हैं। मैं तो सारा दिन जॉब पर रहूंगा, तुम्हें काफी है ये कमरा। वो तो ठीक है, लेकिन रौनक नहीं है इस घर में। अजीब वहशत सी है, क्या आपने महसूस नहीं किया? अरे पागल औरत, रौनक लोगों से होती है। अभी वो घर 2 साल से बंद पड़ा था। जब हम वहां जाएंगे तो उसे अपने हिसाब से सेट करा लेंगे, थोड़ा सा रंग रोगन करवा लेंगे तो यही घर चमक उठेगा। और फिर ये घर हमें सस्ता भी पड़ेगा ना, किराया बहुत मुनासिब है। मुझे दूर भी नहीं पड़ेगा मेरी जॉब से। मेरे ख्याल से ये घर हर लिहाज से बेहतर है। बताओ, अब दे दूं एडवांस? आदिल ने इतनी लंबी तमहीद बांधकर आखिर में मेरी राय लेना जरूरी समझा। ठीक है, अगर आपको समझ आ ही गया है तो दे दें एडवांस। मैंने तो हार मानते हुए धीमे लहजे में कहा, ओके, मैं आज ही शाम में उन्हें एडवांस दे दूंगा। आदिल घर के आगे बाइक रोकते हुए बोले, तो मैं भी मुतमईन होकर उतर गई और शिफ्ट होने की तैयारी करने लगी। उसी शाम आदिल ने मालिक मकान को एडवांस देकर सफाई वगैरह का काम शुरू करवा दिया और अगले ही दिन हम अपने मुख्तसर से सामान के साथ वहां शिफ्ट हो गए। वो न जाने रात का कौन सा पहर था कि अचानक से मेरी आंख खुली, लेकिन आंख खुलने का सबब मुझे समझ नहीं आ रहा था। लगता था जैसे मुझे किसी ने जगाया है, लेकिन किसने? मैंने लेटे लेटे ही अपने इर्द गिर्द देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे अंधेरे में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। मेरी दाईं जानिब आदिल दुनिया और माफिया से बेखबर पुरसकून नींद सो रहे थे। मैंने उन्हें उठाना मुनासिब न समझा और करवट बदलकर दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि बेड के नीचे कुछ है। मैंने देखने के लिए उठकर कमरे की लाइट जलाई। पल भर में कमरे की हर चीज वाज़ेह दिखाई देने लगी। मैं दबे दबे कदमों से बेड के करीब गई और नीचे झुककर देखने लगी। एकदम से एक स्याह बिल्ला बिल्कुल मेरे मुंह के करीब से भागा। मैं एकदम खौफजदा होकर पीछे गिरी और मेरे मुंह से जोर की चीख निकल गई। मैं पूरी तरह डर गई थी। मेरे चीखने से आदिल हड़बड़ाकर उठ बैठे और मुझे नीचे गिरा देखकर दौड़कर मेरे पास आए। क्या हुआ हानिया, तुम डर गई हो या नीचे गिरी हो? वो काला बिल्ला, मैं डर गई थी आदिल। अभी तक मेरा सांस तेज तेज चल रहा था और दिल लगता था कि पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। कुछ नहीं है यहाँ, तुम यकीनन ख्वाब में डर गई होगी। चलो उठो और लेटो, सोने की कोशिश करो। उसके बाद 2-3 दिन सुकून से गुजर गए। मैं भी इस वाक़े को तकरीबन भूल गई। इस रात हमें आदिल के दोस्त की शादी में जाना पड़ गया। करीबी दोस्त थे तो एक दिन वहां रुकने की गर्ज से हम दोनों मियाँ बीवी अपना कुछ जरूरी सामान साथ लेकर निकल पड़े। शादी हैदराबाद में थी। उनकी फैमिली ने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनके पुरजोर इसरार पर हमें एक दिन के बजाय 2 दिन रुकना पड़ गया।
हमारे तो बच्चे भी नहीं थे, इसलिए हमने बेफिक्री से शादी अटेंड की और तीसरे दिन घर आ गए। लेकिन घर आकर मेरी और आदिल की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। सामने मंजर ही ऐसा था जो होश उड़ा देने के लिए काफी था। हमारा पूरा घर उल्टा हुआ पड़ा था। मेरी अलमारी के सारे कपड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे। बेड की चादर जो हर वक्त सलीके से बिछी रहती थी, ऐसे हो रही थी जैसे दर्जनों बच्चे उस पर कूदे और उछले हों। पर्दे बिल्कुल खराब हालत में थे। मैं कमरे में ये सब देखती हुई जब किचन की जाने पहुंची तो वहां की हालत तो मजीद दीगरदूं थी। आटा, दाल, चावल, मसाले सब फर्श पर बिखरे पड़े थे। आदिल और मैं हैरान परेशान सर थामे ये सब नजारा देख रहे थे। ये सब देखकर तो मैं सर पकड़कर बैठ चुकी थी। कुछ समझ नहीं आ रही थी आखिर ये सब क्या है। बंद घर में ये सब किसकी कारस्तानी है। मैंने सवालिया नजरों से आदिल की तरफ देखा। मुझे लगता है हानिया हमारे घर में डकैती हुई है। जरूर चोर उचक्के आए होंगे, उन्होंने ही ये सब किया है। लेकिन आदिल, बाहर तो ताला बिल्कुल सलामत लगा हुआ है, फिर कैसे? अरे चोरों के लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं। तुम अपना जेवर और नकदी चेक करो जल्दी से। आदिल के कहने के मुताबिक मैं अलमारी की जानिब बढ़ी। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर लॉकर खोला तो अंदर मेरी नकदी और जेवर जूं का तू मौजूद था। मैंने सवालिया नजरों से फिर आदिल को देखा। अब क्या कहेंगे आप? आदिल बहुत परेशान हो गए। अच्छा आओ हानिया, मोहल्ले वालों से पूछते हैं, शायद किसी को कुछ पता हो। हमने साथ वाले घर का दरवाजा खटखटाया। एक साहब ने दरवाजा खोला और हमें सवालिया नजरों से देखने लगे। आदिल ने अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाया और उनसे पूछा, गुज़िश्ता रात इन्होंने कोई आवाज़ तो नहीं सुनी? हम घर पर मौजूद नहीं थे और हमारी गैर मौजूदगी में घर की हालत न जाने किसने बिल्कुल खराब कर दी है। आदिल की बात सुनकर वो शख्स अजीब सी नजरों से हमें देखने लगा। क्या आप नहीं जानते कि इस घर में कोई आसेब है जो किसी को यहाँ रहने नहीं देता? मुझे तो हैरत है कि किसी ने आपको इस घर के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। हालांकि सब ही जानते हैं कि ये घर एक अरसे से इसी वजह से बंद पड़ा हुआ था। अच्छा, हमें तो किसी ने कुछ नहीं बताया। क्या आप और जानते हैं इस घर के बारे में? जी हाँ, अभी तो तकरीबन 6 साल से ये मकान किसी के इस्तेमाल में नहीं था। इससे पहले एक फैमिली यहाँ आई थी तो उनके साथ भी इसी तरह के गैर मामूली वाकयात होते थे, जिसकी वजह से वो लोग 4 दिन बाद ही ये घर छोड़कर चले गए थे। तब से ये घर बंद पड़ा है। मुझे तो हैरत है कि इस घर में आपने एक हफ्ता कैसे गुजार लिया। उनकी बातें सुनकर तो मेरे पूरे जिस्म में सनसनी तोड़ने लगी। मुझे वो सारी बातें याद आने लगी थीं जिनको मैं पिछले एक हफ्ते से नजरअंदाज कर रही थी। सरगोशियों की आवाजें, चलने फिरने की सरसराहटें, कभी बेतहाशा शोर, और मैं यही बोलकर खुद को तसल्ली देती कि ये सब मेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अकेली हूँ शायद इसलिए डर जाती हूँ। लेकिन अब उस शख्स की बातों ने मेरे वहम को यकीन में बदल दिया और अब तो मैं एक पल के लिए भी उस घर में रहना ना चाहती थी। आदिल ने उनका शुक्रिया अदा किया और हम घर आ गए। दिल तो नहीं चाह रहा था लेकिन मजबूरी थी। आदिल, अब क्या करेंगे? करना क्या है हानिया यार, अब जाहिर है दूसरा घर तलाश करेंगे और तुम्हें मालूम है दूसरा घर तलाश करना बहुत मुश्किल है। अभी तो फिलहाल मजबूरी है, यहीं रहना पड़ेगा नया घर मिलने तक। मैंने तो आदिल से बहस करना मुनासिब न समझी और डरते डरते घर की सफाई में लग गई। आदिल भी मेरा हाथ बटाने लगे। घर को पुरानी हालत में वापस लाते लाते हमें 2 घंटे लग गए। मैं तो बुरी तरह थक चुकी थी। आदिल ने मुझे खाना बनाने से मना कर दिया और जाकर 2 बर्गर ले आए। हम दोनों ने रात का खाना खाया और सोने लेट गए। लेकिन आज मैंने खिलाफे मामूल कमरे की लाइट खुली रखी। आदिल समझ गई कि मैं खौफजदा हूँ, इसलिए वो चुपचाप चादर मुंह तक ओढ़ कर सो गए। मैंने भी सोने की कोशिश की, थक गई थी तो नींद आ गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मेरी आंख गैर मामूली शोर से खुली। मैंने नासमझी से आंखें खोलकर इधर उधर देखा। फौरी तौर पर कुछ समझ न आया। मुझे किसी की सरगोशी सुनाई दी। मैंने बराबर में लेटे आदिल को देखा, वो बेखबर सो रहे थे। मैं अपना वहम समझकर करवट बदलने वाली थी कि आवाज दोबारा सुनाई दी। चुप रहना। सरगोशी तो बहुत वाज़ेह थी और यकीनन मुझे मुखातिब किया गया था। मैंने इधर उधर नजरें घुमाई।
अचानक मुझे छत पर पंखे के साथ एक बच्चा उल्टा चिपका हुआ दिखाई दिया। उसने अपनी एक उंगली होंठों पर रखी हुई थी। वो मुझे खामोश रहने का इशारा करता हुआ घूर रहा था। मंजर इतना दहशतनाक था कि मैं चीख पड़ती, लेकिन फौरन ही दूसरे मंजर से मेरा दिल दहल गया। एक लंबी चौड़ी बदहैयत औरत हाथ में डंडा लिए कमरे में चलती फिरती दिखाई दी। वो यकीनन उस बच्चे को ढूंढ रही थी जो छत पर उल्टा चिपका हुआ था। मैं खुली आंखों से साकित वजूद के साथ ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन जैसे मेरा जिस्म बेजान हो चुका था। मेरे मुंह से तो चीख भी नहीं निकल रही थी। दिल खौफ से फटा जा रहा था। किसी भी लम्हे उस औरत की नजर मेरी खुली आंखों पर पड़ सकती थी। फिर वही हुआ जिसका डर था। उस औरत की नजर मुझ पर पड़ी। उसने मुझे घूर कर देखा। उफ, कैसी आंखें थी उसकी, कितनी वहशत थी उसकी आंखों में। वो वहशियाना अंदाज में मेरी सिमत बढ़ी। मेरी खौफ से गिगी बन गई और फिर न जाने कैसे मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, या अल्लाह मदद। ये कहते ही जैसे मुझ में जान आ गई। मैंने चादर अपने मुंह तकोड़ी और जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। मैं रोती जा रही थी और पढ़ती जा रही थी। मेरी आवाज से आदिल भी उठ गए और मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ हानिया? लेकिन मैं बस उनसे लिपट कर रोने लगी। खतरा टल चुका था। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर आदिल ने उठकर मुझे पानी पिलाया। मैंने आदिल को सारी बात बता दी। आदिल परेशान हो गए। अब यहाँ रहना किसी तौर खतरे से खाली नहीं था। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे हानिया, तुम बेफिक्र रहो। मैं आज ही घर का बंदोबस्त करता हूँ। हम आज ही यहाँ से चले जाएंगे। आदिल ने मुझे तसल्ली देकर लिटाया और कुरानी आयतें पढ़ पढ़कर मुझ पर फूंकने लगे। वो पूरी रात आदिल और मैंने जागकर गुजार दी। सुबह तक मैं बुखार में भुनक रही थी। रोशनी होते ही आदिल मुझे लेकर अम्मी के घर चले आए। दूसरा घर मिलने में एक हफ्ता लग गया, लेकिन मैं इतनी खौफजदा थी कि जब तक दूसरा घर नहीं मिला मैं अपनी अम्मी के घर से कहीं नहीं गई। आज तो मैं दूसरे घर में हूँ। इस वाक़ये को एक अरसा बीत चुका है, लेकिन आज भी जब वो भयानक रात मुझे याद आती है तो मेरे जिस्म में सनसनी हो जाती है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं दावे से कहती हूँ कि अगर मेरी जगह कोई कमज़ोर दिल औरत होती तो यकीनन उसका खौफ से दिल बंद हो जाता।